स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड इन माय ओपिनियन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और तुम्हारे अगर दृष्टिकोण से बात करूं तो कुछ को तुम में से बहुत बोरिंग लगेगा ये, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में आज हम फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंक्शन फंक्शन हमने 11th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 11th क्लास का, क्योंकि बहुत से बच्चों क्लियर नहीं हो पाया है। तो फंक्शन था क्या एक्चुअल में 11th क्लास में, छोटे सी डेफिनेशन तो मैंने बोर्ड पे पहले से लिखी हुई है ताकि इस समय थोड़ा हमारा कम लगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यानी कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन जो होता है वो ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर का एक सबसेट होता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन अंडर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि यही डेफिनेशन सेम रिलेशन की होती है। रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम द सेट ए टू अनदर सेट बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो सकता है, लेकिन फंक्शन कोई भी सबसेट नहीं हो सकता, सिर्फ एक सबसेट होगा, ठीक है। पर्टिकुलर कंडीशन में सबसेट होगा सच दैट, मैंने दो डेफिनेशन अपनी तरफ से लिखी यहाँ पे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के किसी भी एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट वाई एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, यानी कि एक्स का अगर वाई से एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, यानी एक्स वाई से बिलोंग करता है अंडर द कंडीशन ऑफ फंक्शन, और एक्स जेड से बिलोंग करता है, तो वाई और जेड हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट पे मैप नहीं करेगा, यानी उसकी इमेज जो है दो अलग अलग एलिमेंट पे नहीं होगी। यानी एक्स की इमेज वाई है यहाँ पे एक्स की इमेज जेड है, तो एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है फंक्शन में। रिलेशन में एक एलिमेंट की दो इमेजेस भी हो सकती हैं, एक एलिमेंट की दो प्री इमेजेस भी हो सकती है, कैसे भी हो सकता है रिलेशन। यानी रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का किसी प्रकार से सबसेट हो सकता है, लेकिन फंक्शन में एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, यानी दो एलिमेंट्स कैन हैव सेम इमेज बट अ सिंगल एलिमेंट नॉट हैव, ठीक है, यानी एक सिंगल एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन लिखी। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन सेम डेफिनेशन, रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये मैंने बताया ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन की कंडीशन है, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में, डोमेन, रेंज, ठीक है। कोडोमेन की बात करते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल गए हो, ठीक है। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, ठीक है। तो इसके लिए बात करते हैं। तो डोमेन में इफ अ फंक्शन f from set capital A to set capital B, if a function capital F from set A to set B, then domain of f, डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन f का जो डोमेन होगा इज द all values of x for which y belongs to b exists, ठीक है, for which y belongs to b exists, यानी x जो है वो सेट a के अंदर है, यानी x के लिए y एग्जिस्ट करता हो तो वो सारी वैल्यूज x की क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है, ठीक है। रेंज में
रेंज की अगर मैं बात करूं तो सेम टू सेम ऑल द वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b, यानी y यानी बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारी वैल्यू फॉर विच x बिलोंग्स टू a, या करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग x बिलोंग्स टू a, ठीक है, फॉर विच x बिलोंग्स टू a एग्जिस्ट, जिनके लिए x एग्जिस्ट करता है, तो y की वो सारी वैल्यूज़ रेंज कहलाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी, यानी कि x जितने भी x पॉसिबल x है, जितने भी पॉसिबल यानी x की पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी जो मैप हो रही हैं, ठीक है, जो मैप हो रही है मैपिंग में, वो सारा डोमेन होगा। और यहाँ पे सारी की सारी y की वैल्यूज़ जिनके लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, जिनके लिए x एग्जिस्ट करता है, वो रेंज कहलाती है, फॉर विच। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, इसको थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं थोड़ा डोमेन और रेंज को और समझने के लिए। तो मैंने लिखा है f(x) = 1/√9y(x²) इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई कुछ पॉइंट्स अगर थोड़े से याद हो आपको कि अंडर के अंदर जो वैल्यू होती है, यानी अंडर के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। दूसरा, और जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए ये 2 पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है, फर्स्ट मैंने बता दिया रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है। देखो पहली वैल्यू बताई कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, यानी कि अगर रूट x है तो यहाँ पे आपको x > 0 लेना पड़ेगा डोमेन के लिए। और अगर मैं दूसरी तरीके से देखूँ, यानी दूसरा सेकंड पॉइंट देखूँ, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तीसरा एक और मैं बताता हूँ डोमेन निकालने के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर log a बेस b है, ठीक है, कहीं भी, तो यहाँ पे आपको a > 0 और b भी > 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, 0 नहीं ले सकते। और दूसरा इसमें एक और कंडीशन है कि a की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है, a की वैल्यू 1 नहीं होगी। क्लियर? तो ये मैंने बता दी तीसरी कंडीशन। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी आपकी कंडीशन बनती हैं वो कंडीशन हम देखते हैं डोमेन के लिए। डोमेन यहाँ पे अपॉन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, 9 - x² नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो भाई 9 - x² नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। दूसरा, अंडर रूट के अंदर भी है 9 - x² > 0 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम यहाँ इस वाली कंडीशन को यहीं पे लेते हैं, यानी कि यहाँ से इक्वल टू का साइन हटा देते हैं। तो डोमेन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बची कि 9 - x² > 0। तो यहाँ से आपकी जो कंडीशन निकल के आएगी वो आएगी, इसको लिख देंगे 9 - x 9 + x > 0, और नंबर लाइन पे शो कर देना, नंबर लाइन पे इसको शो कर देंगे। तो शो करने के बाद क्या होगा, अब देखो नंबर लाइन पर अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप ये 3 पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए x की क्या क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, थोड़ा एक बार नंबर लाइन भी आपको बता देता हूँ। नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, फैक्टर्स को देख के लग रहा है कि ये -9 और +9 पे ब्रेकेबल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें -∞ -9 तक कोई भी वैल्यू डाल के देखें, यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लाई करेगा रीजन। तो यहाँ पे 9 से इधर पड़ेगा -10 अगर मैं डालता हूँ x की वैल्यू -10, तो 9 +10 9 - 10 तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, यानी फाइनली एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती। इसका मतलब ये रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से ये वाला भी नहीं करेगा, आप देख लेना। तो एग्जिस्ट कौन सा करेगा, ये वाला रीजन एग्जिस्ट करेगा -9 to +9, ठीक है, -9 to +9, ठीक। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसे फैक्टर जब करेंगे ये आएगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। ये 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, +3, कोई बात नहीं, वो तो सेम है, मेथड समझने वाली बात है। -3 से रखेंगे -4, तो -4 रखने पे पॉजिटिव हो जाएगा,
ये फाइनली नेगेटिव, और फाइनली टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव, नेगेटिव 0 से बड़ा नहीं होता, यानी कि ये रीजन नहीं आएगा, ये रीजन नहीं आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ इसलिए -3 भी नहीं आएगा ना +3 आएगा, सिर्फ ये वाला रीजन आएगा बीच का। यानी कि सीधी सी बात है x कहाँ बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है -3 से +3 तक बिलोंग करेगा, ठीक है, ये है। अच्छा, रेंज निकालनी हो तो आप x की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक रखो, तो जो f(x) की वैल्यू आएंगी, जो भी f(x) की वैल्यू आएंगी वो सारी रेंज में होगी। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सपोज दैट -3 रखता हूँ, -3 रखने पे क्या होगा, x की वैल्यू -3 रखने पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए -3 रख नहीं सकते हम वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -3 के बाद आप रख दो -3 -2.9 रख लो, -2.9 थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, -2.9 रख लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैसे तो उसका जो पर्टिकुलर मेथड है वो ये है कि आप f(x) को y डाल लो, पुट f(x) = y, ठीक है। वी गेट क्या होगा, y = 1/√9 - x², और सॉल्व करके आएगा y² 1/y² = 9 - x², x² = 9 - 1/y², और x² = आ जाएगा y, सही है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, 9y² - 1/y², ये आएगा। और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √9y² - 1/y²। यहाँ से आप लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे डोमेन निकाला ऐसे ही ऐसे रेंज निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर है y², तो इसको हम लिख लेंगे y ≠ 0, दूसरा 9y² - 1 कम्प्लीटली ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, कम्प्लीटली ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, या हम इसको बस चलो इतना ठीक है, इतना ही सही है। नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन ब्रेकेबल होगी, -∞, +∞, जीरोस फाइंड करूँगा 1/3 और 0, तो 0 1/3 और -1/3 भी आएंगे, -1/3, ठीक है ना, -1/3। तो यहाँ पे अगर हम रीज़न चेक करते हैं तो ये रीज़न यस हो जाएगा, आप देख लेना करके, -1/3 से इधर -1 डाल लेना, -1 डालने पे पूरा ट्रू हो जाएगा, ये वाला रीज़न आएगा, ठीक है। -1/3 भी यस हो जाएगा, -1/3 पे ये 0 बनेगा, 0 के इक्वल, यस ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी होगा रीज़न। यहाँ से यहाँ तक ये एग्जिस्ट नहीं करेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पहली बात तो वैसे तो ये तो पॉजिटिव ही रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, 1/3 पे ये एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला रीज़न। तो सीधी सी बात है, आप चेक कर सकते हो, वैल्यू कुछ नहीं है चेक करने में, आप इससे इधर कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो, ये बस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू आना चाहिए, ट्रू है तो ये रीजन एग्जिस्ट करता है, नहीं ट्रू है तो ये रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही -1/3 से लेके 1/3 तक की कोई भी वैल्यू डालो 0 को छोड़ के, तो कोई ये रीजन आएगा ही नहीं है, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी कि ये जो है पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद 1/3 डालोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 देगा, और 0 यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये रीज़न आएगा, 1/3 एग्जिस्ट करेगा। और 1/3 से इधर कोई भी वैल्यू डाल लो, 1 डाल लो, तो 1 डालने पे ये पूरा पॉजिटिव हो जा रहा, और पॉजिटिव हो जाएगा यानी 0 से बड़ा ट्रू बात हो जाएगी, तो ये एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जो रेंज आएगी हमारी, तो फाइनली जो रेंज आएगी, अब रेंज में लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके -1/3 तक, ये यूनियन 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो डोमेन और रेंज इस तरह से बड़े इजीली फाइंड हो जाते हैं। तो ये 11th क्लास का टॉपिक था, मैंने बता दिया। अब हम बात जो करेंगे फंक्शन की, टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे करेंगे। जो नया जो 12th में आप पढ़ने वाले हो वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका जो आता है 1 1, मैनी 1, ठीक है, एंड ऑनटो फंक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद बाइजेक्टिव, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम सारा इसको सॉल्व करने वाले हैं। यू कैन राइट डाउन नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम फंक्शंस
रिप्रेजेंटेशन, डोमेन एंड रेंज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, डोमेन इसका रियल वैल्यू और रेंज भी इसकी रियल वैल्यू, क्योंकि एक्स भी सारी वैल्यू अटेंड करेगा और एफ एक्स और एक्स की वैल्यू दोनों की इक्वल है। जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू सारे रियल नंबर्स है तो वाई की वैल्यू भी सारे रियल नंबर्स होगी, तो इसकी रेंज भी कैपिटल आर। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है और माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो यहाँ पे एक्स सारी वैल्यूज अटेंड करेगा और यहाँ पे हमारी 0 टू इन्फिनिटी सारी वैल्यूज आती है। ये रेंज में सारी 0 टू इन्फिनिटी आएंगी, क्योंकि एक्स नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं है इसमें मॉडुलस फंक्शन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखने के लिए फ्री हो, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, अंडर रूट नहीं है, अपॉन नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, ठीक है, तीन ही कंडीशन नहीं है। तो एक्स की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो रियल नंबर। लेकिन ये इंटीजर फंक्शन है तो इसकी रेंज जो होती है वो इंटीजर होता है जेड। सेम कंडीशन है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यहाँ पे भी एक्स की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन रेंज जो आएगी इसकी वो इंटीजर आएगी, एक इंटीजर आती है। क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग लिखूँ, 3 पॉइंट सपोज करो 0 1 लिखता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी फंक्शन में रखने पे इसकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है ना। 3.01 की वैल्यू 3, यानी कि कुछ भी आप रखोगे 3 से लेकर 4 तक की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो सारी वैल्यूज़ 3 देगा, ठीक है, यानी इंटीजर देगा। तो इसलिए ये जेड आते हैं दोनों, ठीक है। फिफ्थ है हमारा साइनम फंक्शन। तो साइनम फंक्शन क्या था, सिग्नम भी बोलते हैं इसको, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे कंडीशन वही लगती है, अगर x 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव x अपॉन पॉजिटिव यानी कि 1 खुलेगी इसकी वैल्यू, कितनी 1। तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू, यानी कि अगर आप कोई भी x की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, यानी देखो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, यानी x सारी वैल्यूज अटेंड कर रहा है, तो सीधी सी बात है डोमेन तो इसका रियल वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसकी जो रेंज आएगी, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ, 0 से बड़ी वैल्यूज रखता हूँ सारी की सारी, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव ये 1 बनेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 1। अच्छा, इसमें x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आएगी, और x की अगर वैल्यू इनमें नेगेटिव रखता हूँ, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू रखता हूँ, तो ये माइनस एक्स खुलेगा, दैट इज माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, आएगा -1, यानी कि 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो -1 आती है, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आती है, और x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव 1 आएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक सेट बनेगा, उसमें -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा, ठीक है। लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एफ एक्स इजकल टू ए की पावर एक्स है यहाँ पे, ठीक है, ए की पावर एक्स। तो यहाँ पे सीधी सी बात है एक्स की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है, एक्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और ए की वैल्यू 1 भी नहीं है, यानी ए की बस यहाँ से पता चल जाएगा ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे हम डोमेन जो होगा हमारा, डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, और जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, अब जैसे हम ए की वैल्यू यहाँ से 0 से बड़ी रखेंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, यानी 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है, 0 नहीं आएगी, 0 बिल्कुल नहीं आएगी। ए की पावर एक्स की वैल्यू 0 होती नहीं है कभी भी देख लेना, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, किसी की वैल्यू 0 होती नहीं है, तो इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे एफ एक्स log a बेस एक्स कंडीशन लिखी हुई है, a नॉट इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, यानी कंडीशन लिखी हुई है x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे पहली बात तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो यहाँ से शो हो रही है 0 टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू डाल दोगे x की, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालोगे तो एफ एक्स की कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो कैपिटल आर होगी, ये मैंने बताया आपको, थोड़ा शॉर्ट में बताया फटाफट। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन में 4 टाइप मैंने बहुत पहले से लिखे हुए हैं। वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सेकंड है मैनी वन फंक्शन, इसका कोई नेमिंग नहीं है, अदर मैनी वन ही बोलते हैं। थर्ड वाला है ऑन्टो फंक्शन, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और फोर्थ है वन एंड ऑन्टो, इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप मैंने यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं, वन मैनी वन ऑन्टो ऑन्टो, ठीक है। तो खास 4 है, लेकिन ये 2 ही प्रकार में समझो,
एक वन वन फंक्शन और एक ऑनटो फंक्शन, दो ही मेन है, वन वन और ऑनटो फंक्शन, ठीक है, यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, और फिर इन दोनों को मिला के बनता है वन वन ऑनटो बाइजेक्टिव, ठीक है। यानी मेन चीज़ वन वन और ऑनटो की है, सारा का सारा पूरा पूरा जो ग्राफ है वो वन वन और ऑनटो पे घुमा हुआ है। और दूसरा एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली या तो इक्विवेलेंस रिलेशन से आएगा या फिर बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए आएगा, बाइजेक्टिव यानी कि वन वन और ऑनटो प्रूफ करने के लिए आएगा। मोस्टली यही आता है, आज तक पिछले 5 साल से कम यही आ रहा है। पिछले बार मतलब अब तक तो 4 मार्क्स में आता था, अब 3 मार्क्स में आएगा, या 5 का तो खैर मैटर शायद मुझे लग रहा फिनिश कर दिया, लेकिन 3 मार्क्स में इक्विवेलेंस रिलेशन या बाइजेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं वन वन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो भाई वन वन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी एक सेट ए से दूसरे सेट बी में एक फंक्शन है एफ इज कॉल्ड वन वन, वो वन वन कहलाएगा कब, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, उनकी सबकी अलग अलग इमेजेस होंगी सेट बी के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ एक सेट है एफ नेचुरल टू नेचुरल, यानी एक नेचुरल सेट से नेचुरल सेट में है, और किस तरह से एफ एक्स इजकल टू 2x है, सपोज दैट एफ एक्स इजकल टू 2x, तो आप अगर इसका एरो डायग्राम बनाते हो, एरो डायग्राम इसका बनाते हो तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, ठीक है। तो भाई 1 किस पे मैप हो जाएगा 2 पे, क्योंकि f1 की वैल्यू हो जाएगी 2, f2 की वैल्यू हो जाएगी 4, f3 की वैल्यू हो जाएगी 6, f4 की 8, यानी कि सारे एलिमेंट्स 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की 6 है, 4 की 8 है, यानी सारे, यानी कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि फर्स्ट जो हमारा सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेजेस इन द कोडोमेन, ये पूरा कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर अलग अलग है। तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वन वन का मतलब नाम से पता चला वन वन, यानी एक एलिमेंट एक पे मैप, ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट एक पे मैप हो गए, ठीक है। उसको बोलते हैं मैनी वन, अगर 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम बन गई तो उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे वन वन फंक्शन ये है। तो इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब मैं कर देता हूँ आपको कि लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। अब एक बात सुनो, इसमें ये सारे x1 x2 x3 x4 x4 ऐसे कहलाएंगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के अंदर होते हैं उनको हम x1 x2 x3 x4 x5 x6 इस तरह से डिनोट करते हैं, और जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम y1 y2 y3 ऐसे डिनोट करते हैं, या हम उनको fx1 भी बोल सकते हैं, y का मतलब fx1 भी होते हैं, या fx2 भी बोल सकते हैं, या fx3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी उनके एलिमेंट्स का जो नेमिंग है वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, fx1 fx2 fx3 fx4, ठीक है। ये तो बस ध्यान रखना, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो x1 x2 x3 से डिनोट होते हैं, और कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो fx1 fx2 fx3 इनसे डिनोट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर x1 और x2 दो एलिमेंट है, यानी कि 2 सेम एलिमेंट ले रहा हूँ मैं डोमेन के अंदर, अभी बताया मैंने डोमेन के अंदर 2 सेम एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो इनके लिए fx1 और fx2 भी इक्वल होना चाहिए, तो ये वन वन फंक्शन हुआ। मतलब हम ले लेंगे कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, या हम मान लेंगे, हाँ हम मान लेंगे, ये गलत लिखा शायद मैंने, अब दोबारा बताता हूँ, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इस सेट के एलिमेंट है x1 x2, ठीक है। एंड हमने मान लिया कि 2 एलिमेंट्स हैं x1 x2 और उनकी इमेजेस आपस में इक्वल है। मतलब हम मान लेंगे, अगर हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन वन वन है तो हम लेके चलेंगे कि फंक्शन वन वन ना होकर फंक्शन मैनी वन है। मैनी वन अभी बता दिया मैंने, जिस फंक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक की इमेज रखते हों, यानी उनकी इमेज एक ही हो, तो वो मैनी वन फंक्शन होता है। यानी मैनी का मतलब बहुत सारे एलिमेंट एक ही मैप हो रहे हैं, यानी 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट में मैप होते हैं तो उसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मान के चलेंगे कि मैनी की जो फंक्शन है वो मैनी वन है, हम मान लेंगे कि मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन के लिए क्या होगा, मैनी वन के लिए होगा कि भाई ये x1 है और ये x2 है, इन दोनों की इमेज सेम है, ये हमने मान ली कि इन दोनों की इमेज सेम है,
ठीक है। fx1 इक्वल टू fx2, हाँ हम मान लेंगे, गलत कर दिया मैंने, हम मान लेंगे कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। हम मान लेंगे इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, ठीक है। हम मान लेंगे कि ये दोनों इक्वल है, 2 और 3 आपस में इक्वल है, ये fx1 है, ये fx2 है, ठीक है। हम मान लेंगे दोनों आपस में इक्वल है और दिखा देंगे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी जो प्री इमेजेस है, इनकी जो प्री इमेजेस है वो भी इक्वल है, यानी x1 और x2 भी आपस में इक्वल है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 प्रूफ हो जाएगा। ये ध्यान रखना। हम मान लेंगे कि ये 2 इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं, ये x1 की इमेज है, x2 की इमेज है और दोनों की दोनों आपस में इक्वल है। और हम शो कर देंगे कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, यानी कि अगर ये 2 और 3, वैसे तो 2 और 3 इक्वल नहीं हो सकता, तो 2 इक्वल होगा, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे भी ये 1 1 होंगे, यानी कि दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा थोड़ा लिखने का तरीका इसका बता रहा हूँ मैं आपको। सो ये है सच दैट हम लिख सकते हैं दैट इज fx1 इक्वल टू fx2 से हम दिखा देंगे x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि x1 और x2 इक्वल नहीं है तो fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं है, यानी कि अगर x1 x2 दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी, यानी कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है यानी कि अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होगी, यानी कि वो भी अलग अलग होगी, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन मैंने पूरा लिख दिया आपको, यू कैन राइट डाउन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मैनी वन, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता मैनी वन होता है, बस मैं ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड ऑन टू थर्ड वाला, थर्ड है हमारा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में देखो जरा क्या ऑन टू फंक्शन, अगर हमारा जो रेंज, जो हमारे कोडोमेन था, कोडोमेन, अगर कोडोमेन पूरी की पूरी रेंज बन जाए, अगर कोडोमेन पूरी रेंज बन जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने अलग से बताया, समझ नहीं आया होगा, दोबारा बताता हूँ। अगर सपोज दैट ये डोमेन है, ये कोडोमेन है हमारा, अगर इसके सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी इमेजेस कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए, यहाँ पे सबकी इमेज कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए, यानी एक भी एलिमेंट खाली ना बचे, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। 1 1 से मतलब नहीं है, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, अ फंक्शन f from set A to set B is called onto, is called onto if for all, if for all, या ऐसे लिखते हैं for all का साइन, for all y belongs to B, there exists and x belongs to A such that fx is equal to y, ठीक है। यानी कि y यानी b के अंदर जितने भी y, यानी y तो b के अंदर ही बिलोंग करता है, y सेट b के जितने भी एलिमेंट हैं उनको y बोलते हैं, सेट b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट एन x, एक x मौजूद हो सेट a के अंदर, सेट a के अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो, यानी कि सेट b के सारे एलिमेंट्स के लिए सेट a के अंदर एक एलिमेंट ज़रूर मौजूद हो। किस तरह से हो कि अगर उसको फंक्शन में रखें fx तो y दे, ठीक है, y दे, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। यानी सीधी सी बात है, अगर साफ शब्दों में बात करूँ तो हमारा जो कोडोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है और इसको हम इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और 1 1 ऑन टू, अगर दो एक फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं बस, 1 1 और ऑन टू, दोनों प्रूफ कर दो तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा किस तरह से करेंगे वो थोड़ा, ये जो थ्योरी है हमारी ये क्लियर हो जाएगी इससे, क्लियर ना। यू कैन राइट डाउन, बोर्ड में 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं
फर्स्ट है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट है डोमेन के अंदर, यहाँ पे कोडोमेन के अंदर ABCDEF 6 एलिमेंट्स है। ये सेट A है, सेट B है और एक फंक्शन सेट A से सेट B में। तो यहाँ पे देखो 1 D पे मैप हो रहा है, 2 E पे, 3 B पे, 4 C पे, यानी 4 एलिमेंट्स की 4 अलग अलग इमेजेस है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ हमारा, 1 1 फंक्शन हुआ। कैसा, 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1, क्लियर। इसकी बात करता हूँ, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 4 एलिमेंट 3 एलिमेंट्स से मैप हो रहे हैं, यानी 3 ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कोडोमेन के, ठीक है, A to B। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 3 की सेम इमेज है C, यानी कि दो एलिमेंट है डोमेन के अंदर वो एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। थर्ड वाला 4 एलिमेंट डोमेन के अंदर है, 3 एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेट A है, ये सेट B है, ये F है, ठीक है, फंक्शन है। 1 और 2 दोनों A पे मैप हो रहे हैं, 3 B पे मैप हो रहा है, 4 C पे मैप हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये मैनी वन फंक्शन है। लेकिन इसमें कोडोमेन के तीनों एलिमेंट्स की प्री इमेज है, 3 ही एलिमेंट है, तीनों के तीनों की प्री इमेजेस है। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हुआ, ये हमारा ऑन्टो फंक्शन हुआ। कैसा, ऑन्टो फंक्शन हुआ। ये ऑन्टो नहीं है, ये भी ऑन्टो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें F एक एलिमेंट ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, यानी इसकी कोई भी प्री इमेजेस नहीं है। इसमें भी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स बचे हुए हैं, यानी कोई प्री इमेजेस नहीं है, इसलिए ये भी फंक्शन ऑन्टो नहीं है। ये फंक्शन मैनी वन है एंड ऑन्टो है, मैनी वन ऑन्टो, मैनी वन एंड ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, 4 एलिमेंट इधर है, 4 इधर है, 1 की इमेज D, 2 की C, 3 की A, 4 की B, यानी चारों एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है, यानी फंक्शन 1 1 है, 1 1 है। एंड 4 एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर, चारों की चारों एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं, तो ये 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन है, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन बाइजेक्टिव है हमारा, ठीक है। तो आप लोग चारों में फ़र्क देख सकते हैं, ये ऑन्टो नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बच गया है, इसमें 3 एलिमेंट बच गए हैं, तो वो भी ऑन्टो नहीं है। इसमें सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के प्री इमेजेस रखते हैं अपनी, तो ये ऑन्टो है, ये भी ऑन्टो है क्योंकि इसमें सारे मैप हो रहे हैं। 1 1 के लिए ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, मैनी वन है क्योंकि इसमें 2 और 3 की सेम इमेज है C, इसमें 1 और 2 की सेम इमेज है A, इसलिए ये भी 1 1 नहीं है, ये मैनी वन है। और ये फंक्शन अलग अलग इमेजेस है और सारे एलिमेंट्स जो है प्री इमेजेस रखते हैं, तो ये ऑन्टो फंक्शन भी है, 1 1 एंड ऑन्टो। तो चारों एग्जांपल्स मैंने ये आपको बताए हैं, आप लोग बड़े इजीली इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं 1 1 और ऑन्टो एक्चुअल वाला, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे है ये वाला समझने वाला, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। लेट A विद द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल, लेट अ फंक्शन F set A to n natural numbers be function defined by f(x) is equal to roll number of a student। यानी कि देखो एक क्लास 10th है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक फंक्शन ले रहे हैं हम सेट A से, यानी इन 50 स्टूडेंट्स के सेट से, किसमें, नेचुरल नंबर्स के सेट में। तो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये 1 1 फंक्शन है, ऑन्टो नहीं है। अब एक बात देखो, रोल नंबर से 50 बच्चे हैं तो 50 ही रोल नंबर होंगे, सीधी सी बात है। 50 स्टूडेंट्स मीन्स 50 रोल नंबर, तो सबके रोल नंबर अलग अलग होंगे। तो मैं 1 2 3 डॉट 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 50 रोल नंबर लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद इधर नेचुरल, ये सेट A है, इसमें 50 तक के ही नंबर्स लिखे हो सकते हैं क्योंकि ये रोल नंबर्स है। और इधर नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अभी कह रहा ये 1 1 फंक्शन है, यानी कि फंक्शन A से n में है और किस तरह से f(x) इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x भी लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में। तो यानी कि f1 यानी x की वैल्यू अगर 1 होगी तो रोल नंबर भी 1 होगा, यानी कि 1 किस में मैप हो जाएगा, 1 पे, सीधी सी बात है। तो 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे मैप होगा, 3 3 पे मैप हो जाएगा और यहाँ पे 50 50 पे मैप हो जाएगा। तो फंक्शन तो 1 1 है, सब सारे एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग है, लेकिन ये ऑन्टो क्यों नहीं है, क्योंकि 51 के बाद के जितने भी नंबर बच्चे हैं उनकी कोई भी प्री इमेजेस नहीं है,
क्योंकि स्टूडेंट तो फिक्स है 50 तक है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक है। क्लियर? तो इसलिए 1 1 फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन नहीं है। तो बस ये दिखा देंगे, सिंस डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स हैव डिस्ट्रिक्ट रोल नंबर्स सो फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, 1 1, ये तो 1 1 के लिए हो गया। नाउ ऑनटो की अगर मैं बात करूँ, ऑनटो ये तो 1 1 प्रूफ हो गया, सीधी सी बात है 1 1 फंक्शन। अगर मैं ऑनटो की बात करता हूँ, लेट हेयर 51 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 51 नेचुरल नंबर होता है, या ऐसे लिखते हैं हेयर फॉर ऑल y इज ग्रेटर देन 50, यानी y की वैल्यू 50 से जितनी, यानी 50 से सारे बड़ी वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू 7, यानी कि जितने भी y है 50 से जितने भी बड़े नंबर है 51, 52, 53, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी y एक नेचुरल नंबर है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता a के अंदर कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता। सो फंक्शन इज नॉट ऑनटो, बस सिंपल सी ये बात लिखनी है बस, यानी कि ये बात है। आप ये रफली बना के देख लो, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा लिखना क्या है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो लिख देना फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, क्या लिखना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट्स एन x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, सो फंक्शन इज ऑनटो। और अगर ऑनटो नहीं है तो आप बता दो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि 51, 52, 53 मैंने लिख दिया फॉर ऑल y ग्रेटर देन 50 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कोई भी x एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, आप ये भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी शो कर देना। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 बताया, बाकी के एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तब तक आप खुद से इसको पढ़ें, समझ आया तो वो अच्छी बात है, खुद से करने की कोशिश करें, नहीं समझ आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है, इतना तक आप जितनी भी स्टडी कर सकते हैं खुद से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।